हेलो एवरीवन, मैं नेव देव और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देव ट्यूटोरियल पे। जैसे कि आप जानते हैं, इस सेशन में बीपीएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस सॉल्व किए जा रहे हैं, पीवाईक्यू। और हमने लास्ट लेक्चर में जो है 69th के जो क्वेश्चंस थे उसको देख लिया था। एक्चुअली सभी क्वेश्चंस नहीं देख रहे हैं, अभी हम पॉलिटिकल साइंस यानी पॉलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। और धीरे धीरे जितने भी क्वेश्चंस हैं पूरे पेपर को सॉल्व किया जाएगा। और इसमें जो है देखिए, हमने लास्ट में 69th के क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। इसमें जो है 68 जो प्रीलिम्स हुआ था उसको सॉल्व किया जाएगा, सिर्फ पॉलिटी क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक्चुअली हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो मैक्सिमम लोग तो हिंदी में ही पढ़ते हैं बीपीएससी में, ज़्यादा मेरी जानकारी है। तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि हिंदी में ही पढ़ा जाए। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है। अब देखो, मैंने पहले ही बताया था कि जो भी सोर्सेस हैं, कि आप लास्ट लेक्चर आप देखोगे तो उसमें मैंने बहुत सारे कंटेंट दिया भी हुआ है, ऐड कर दिया था लेक्चर में। तो वहाँ से आप देख लो, या आप कई तरह के बुक्स हैं, जैसे कि लुसेंट से पढ़ लो या लक्ष्मीकांत है वहाँ से देख लो। मतलब पॉलिटी का जो बुक आता है उसमें सब जगह आपको तो कोई भी रिसोर्स आप यूज़ करके देख सकते हैं। और तो इसमें देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में क्या लिखा हुआ है। तो उसमें दो चीज़ें हुआ है, दी हुई है। एक तो है कानून की समझ समानता, है ना, और दूसरी चीज़ एक और है, इसमें विधियों के समान संरक्षण, दो बातें दी हुई थी। इंग्लिश में कहा जाता है इसको इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये हमेशा इन दो चीज़ों को बार पूछा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 14 आर्टिकल, देखिए फंडामेंटल राइट्स के जितने भी आर्टिकल्स है उसको तो आप ध्यान से याद रखो। क्वेश्चंस कहीं से पूछे जाते हैं, जैसे कि आर्टिकल जैसे कि आप कई बार देखोगे तो आर्टिकल 19 के बारे में पूछा जाता है। कई बार जब भी इमरजेंसी क्वेश्चन आएगा तो उससे रिलेट करके 19 पूछा जाता है, या 21 या 20, इन सभी क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स से इंपॉर्टेंट काफ़ी है, तो इसको आप ज़रूर पढ़ो। तो 14 में जो है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में जो लिखा हुआ है कानून की समानता किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये जो है ब्रिटेन का जो संविधान है यहाँ से लिया गया है। ठीक है ना। इसमें आप याद रखना है कि एक तरह से इसको निगेटिव कंसेप्ट कहा जाता है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, या हिंदी में कहे तो कानून के समक्ष समानता। एक तरह से ये निगेटिव कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है। और एक और चीज़ होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये लिया गया है यूएसए, अमेरिका से लिया गया। ठीक है ना। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसको अमेरिका से लिया गया है, उसके संविधान से लिया गया है। और एक तरह से इसको जो है पॉजिटिव कंसेप्ट माना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, दोनों चीज़ में आपको कन्फ्यूज नहीं हो रहा है। इक्वलिटी बिफोर द लॉ, हिंदी में क्या, कानून की समझ समानता, और विधियों के समान संरक्षण। एक जो है ब्रिटेन से लिया गया है, उसको नेगेटिव कंसेप्ट माना जाता है, और दूसरा है मतलब नेगेटिव कंसेप्ट है, और एक है विधियों के समान संरक्षण जो पॉजिटिव कंसेप्ट है। ठीक है। तो इसमें हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा। फैक्चुअल क्वेश्चन है, काफ़ी कई बार पूछा हुआ यह क्वेश्चन है। कहीं भी जैसे और भी कई तरह के जो पीसीएस के एग्ज़ाम आप देते होंगे, जैसे कि यहाँ तक कि जो दरोगा का एग्ज़ाम होता है एसआई, उसमें पूछा जाती है सब क्वेश्चन। और उत्तर प्रदेश का या और भी अगल बगल जो राज्य हैं उनके जो पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। ये काफ़ी मतलब कॉमन क्वेश्चन है। तो इसमें तो आप ऐसा ही याद करना है आपको कि भारतीय संविधान को बनाने में लगभग जो है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे, है ना।
और एक चीज़ और जान लीजिए आप, जैसे कि ये तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे, और साथ ही साथ टोटल एक्सपेंडिचर जो था, टोटल एक्सपेंडिचर किस चीज़ का, मतलब जो संविधान बनाने में जो खर्च लगे थे लगभग जो है 64 लाख 64 लाख रुपए लगे थे, है ना, 64 लाख रुपए, 64 लाख। तो ये 2 चीज़ें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है। हम देखो, जब आप पढ़ोगे जो भी सोर्स हो आपका, जब केंद्र सरकार या राज्य सरकार वगैरह पढ़ोगे तो उसमें सारी चीज़ें आएंगी, और काफ़ी इजी है ये सब क्वेश्चन, तो काफ़ी इजी पूछता है। इसमें सिर्फ 10 क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी के बीपीएससी में आज के टाइम में, आजकल के टाइम में लगभग कई सालों से देखा जा रहा है कि यही ट्रेंड चल रहा है। तो 10 क्वेश्चन आते हैं, इसमें काफ़ी क्वेश्चन ईजी ही होता है, एक आध 2 क्वेश्चन जो है कंसेप्चुअल होता है, बाकी सब फैक्ट्स होते हैं। तो अब देखो, राज्य का मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक तौर से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति? तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है ना, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मतलब जो मंत्रिपरिषद काउंसिल कहा जाता है इसको, लेजिस्लेटिव काउंसिल, है ना। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 73वें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। विकेंद्रीकरण मतलब कि पहले जैसे कि जो जितना पावर था एक जगह था, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में था, फिर धीरे धीरे कुछ पावर जो था उसको अलग अलग छोटे छोटे या लोअर जो गवर्नेंस था उनके हाथों में दिया गया। जैसे कि सीधे ये बात है कि आप जैसे पढ़ोगे तो 73 जो अमेंडमेंट किया गया था, इसे लाया गया था पंचायत लाया गया था, ठीक है ना। और 74th अमेंडमेंट किया गया था, इसे लाया गया था नगर पालिका, क्या गया था, नगर पालिका, ठीक है। 73वां जो संशोधन हुआ था उसमें पंचायत जोड़ा गया, और 74वां संविधान संशोधन में नगर जोड़ा गया। तो ये आपने पढ़ा होगा, या नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिएगा। तो इसमें कह रहा है कि 73वें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया किन किन चीज़ों में, नीचे दिया हुआ देखिए, निर्णय लेने की शक्तियों का, ठीक है। अब देखिए, लोकल गवर्नेंस को कुछ अधिकार दिया जाएगा, तो निर्णय लेने की शक्तियों का, ठीक है, पूर्ण व्यवस्था का, ठीक है, न्यायिक शक्तियों का, देखिए न्यायिक शक्तियों का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है, प्रशासनिक शक्तियों का, ये भी सही है। तो 1, 2 और 4 होना चाहिए। एक मिनट पहले इसको हम इरेज कर देते हैं। तो 1, 2 और 4 आंसर होना चाहिए, 1, 2 और 4, ठीक है। तो इसका हो गया बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है। अच्छा, राज्यसभा में जो भी प्रतिनिधित्व है उसमें क्या कौन शामिल है, तो कौन चुने जाते हैं? नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य। देखिए, राज्यसभा में नागरिक सीधे नहीं चुनते हैं, कौन उनके सदस्यों की नियुक्ति कैसे होती है, तो हमारे द्वारा जो भी जनप्रतिनिधि को चुने जाते हैं वो लोग उनको चुनते हैं। और भी कई तरीके, राष्ट्रपति भी मनोनीत करता है, जैसे कि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, जिसमें अलग अलग तरह के सेक्टर्स के लोग होते हैं, जैसे कि कल्चर से रिलेटेड कुछ लोग होते हैं, जैसे कि सोसाइटी से, मतलब सोशल सर्विस से, और साइंस से जो उनका बैकग्राउंड हो, और लिटरेचर से। तो इन सब चीज़ों से जो है मतलब इन एरिया से जो है चुने जाते हैं लोगों को। तो राष्ट्रपति जो है मनोनीत करता है, नॉमिनेट करता है, ठीक है, हमारे सदस्यों को। तो ये तो सही है। और अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य, ये भी सही है, ये नहीं है।
तो आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ये आंसर सही हो जाएगा। आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय से किसका संबंध है। अब देखो, अब एक बार देखोगे, थोड़ा बहुत भी पढ़े होगे पहले से, तो आप समझ जाओगे कि देखो, अपीलीय अधिकार क्षेत्र होता है। अपीलीय अधिकार क्षेत्र जो होता है वो दो लोग ही होता है, मतलब दो कोर्ट को होता है, एक तो सुप्रीम कोर्ट को होता है और एक हाई कोर्ट को होता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन दो लोग को होता है, अपीलीय क्षेत्र होता है। ठीक है, उसके बाद जो है मूल अधिकार क्षेत्र। अब मूल अधिकार की जो है रक्षा कौन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट करता है। कॉलेजियम प्रणाली आजकल काफ़ी न्यूज में है, कॉलेजियम प्रणाली है ना। जैसे कि कॉलेजियम प्रणाली में जो होता है आजकल लेटेस्ट जो है, उसमें एक चीफ जस्टिस होते हैं, मतलब जैसे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं ना, तो उनकी नियुक्ति करने के लिए एक प्रणाली है। तो इसकी लगभग 1991 के आसपास आया था। तो इसमें जो है क्या है कि हाँ, मतलब शुरुआत 1991 में हुआ था। और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, CJI होते हैं, मतलब मुख्य न्यायाधीश होते हैं, और बाकी 4 जो होता है सीनियर मोस्ट जज होते हैं। और ये लोग जो है एक तरह कॉलेजियम बनाते हैं, और ये लोग सिफारिश भेजते हैं सरकार के पास कि ताकि जो मतलब जजों का नाम को भेजा जाता है, जिससे राष्ट्रपति जो नियुक्त करता है उनको, न्यायाधीशों को, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, है ना, ये हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना आवश्यक है। एक बार आप 73वें संविधान संशोधन अधिनियम जरूर पढ़ना। और यहाँ पे भी जो है हम लोग क्या करेंगे कि धीरे धीरे कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि पंचायत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फंडामेंटल राइट्स, है ना, इन जो भी मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है और जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आने की संभावना है, उसको पढ़ाया भी जाएगा, अलग से लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा और उसमें डाल दूँगा। ठीक है, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा 21 ईयर्स। ठीक है, मतलब अगर कोई व्यक्ति जो है उसको पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ना है, तो उसको कम से कम 21 वर्ष एज होना चाहिए, ये मिनिमम एज है। उससे ऊपर जिसका वो भी कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है, और मिनिमम एज है ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखो, इंग्लिश वाला, हिंदी वाला में होगा। भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखो, उपभोक्ता, यहाँ पे आप देखोगे उपभोक्ता विवाद निवारण अधिनियम जो है, तो इसके बारे में कुछ ऑप्शन दिया हुआ है नीचे, उसको पढ़ते हैं। राज्य सरकार यदि उचित समझे तो, इसमें नहीं है, ये ध्यान देना है आपको कि सही चुनना है कि गलत चुनना है, ध्यान देना है। जो सही नहीं है उसको चुनना है, मतलब ध्यान से। तो राज्य सरकार यदि उचित समझे तो एक जिले में एक से अधिक जिला फोरम की स्थापना कर सकती है। ठीक है, ये सही है। जिला फोरम के सदस्यों में से एक महिला होगी, सही है। जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहां वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता। देखिए, ये तो बातें सही है, लेकिन इसमें जो वैल्यू दिया हुआ है ये थोड़ा डिफरेंट है। वैल्यू क्या होना, मतलब जो अमाउंट है, अमाउंट जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। अमाउंट क्या है, तो अब देखोगे अमाउंट जो है इसमें 1 करोड़ रुपए जो है, लगभग जो है 1 करोड़ रुपए से ऊपर का जो भी 1 करोड़ रुपए से ऊपर का अधिक के सेवाओं का या वस्तुओं का इसमें जो है मतलब होना चाहिए, उसे विचार, उसके संबंधित जो शिकायत है उसे विचार किया जाता है 1 करोड़ रुपए से ऊपर का। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है 50 लाख, मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक, तो ये गलत हो गया है ना। तो मतलब आंसर में यही है, हमें गलत ही चूज करना है, तो ये सही है। ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ और बातें हैं तो उसको देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कि एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। देखो इसमें थोड़ा समझ लेते हैं कि जो पंचायत है ना, तो तीन हमारे यहाँ वैसे अलग अलग राज्यों में कहीं पे 2 स्तरीय पंचायत है और कहीं पे 3 स्तरीय पंचायत बनाया गया है, संरचना है उसका, ठीक है। तो जैसे कि बिहार में तो त्रिस्तरीय है, तो हम समझ लेते हैं कि त्रिस्तरीय में कौन कौन सा था। यहाँ पे आप देखो डायग्राम में समझ लो। देखो जो विलेज की बात किया जाता है ना, मतलब कोई गांव लेवल पे जो है उस पर जो है ग्राम पंचायत का निर्माण होता है, ग्राम पंचायत होता है, ठीक है, ग्राम पंचायत। तो कुछ दिन में इसे लिखने में दिक्कत हो रहा है, ग्राम पंचायत होता है, ठीक है। ब्लॉक लेवल पे जो है, ब्लॉक लेवल पे जो है आप समझ लेना, वैसे ब्लॉक लेवल पे जो है पंचायत समिति होता है, जो इस क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, पंचायत समिति, समझ लो। और उससे ऊपर है जिला, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो जो जिला है उस लेवल पे जो है जिला परिषद होता है, ठीक है, जिला परिषद। आप ऐसे समझो कि हर प्रत्येक जितने भी गांव है, मतलब एक जिले में बहुत सारे गांव होगा ना। देखो एक जिला है, तो उस जिले में बहुत सारे ब्लॉक होते हैं, और उस ब्लॉक में एक ब्लॉक में बहुत सारे गांव होता है, मतलब एक गांव भी हो सकता है या एक से अधिक गांव हो सकता है, 1 2 4 10 जो भी है हो सकता है। तो एक गांव में मान लो किसी कोई जिला है, जैसे कि वेस्ट चंपारण है, ठीक है ना। तो इसे मान लो कि बहुत सारे जिला है, तो मैं ऐसे देख कहता हूँ डिस्ट्रिक्ट 1, डिस्ट्रिक्ट 2, डिस्ट्रिक्ट 3, ठीक है। अब 3 डिस्ट्रिक्ट है मान लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। और एक डिस्ट्रिक्ट में मान लेते हैं इसमें 4 ब्लॉक है, इसमें भी 4 ब्लॉक है, इसमें भी 4 ब्लॉक है, मतलब डिफ़र कर सकता है, इसमें हो सकता 3 ब्लॉक हो, ऐसे आप देख लो, मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें 4 ब्लॉक है, इसमें 3 है, इसमें 4 है। अब अलग अलग जो ब्लॉक्स हैं इसमें कई अलग किसी में 2 किसी में 4 विलेज होंगे, है ना। तो जो विलेज लेवल पे इसमें ग्राम पंचायत होगा, तो मतलब कि जितने भी विलेज होगा, जितने भी गांव हैं उसमें उतने ग्राम पंचायत होगा, ठीक है। और जितना ब्लॉक होगा प्रत्येक ब्लॉक का अपना एक पंचायत समिति होगा, और एक जिला है तो एक जिला परिषद होगा, है ना। इतनी सारी चीज़ें होती हैं, तो आप समझ गए होगा इसका आंसर क्या होगा, है ना। आप खुद बताओ क्या आंसर होगा इसका। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। पंचायत समिति, अभी हमने पढ़ा पंचायत समिति किस पे, ब्लॉक स्तरीय, ठीक है, ये सही हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था। हम देखो समुदाय विकास जो कार्यक्रम है ना, इसमें जो है मतलब कि एक अलग अलग जो समुदाय है उनको विकसित करने की बात की गई थी। एक तरह के भारत में प्रोग्राम चलाया गया था, जिसे भारत में सामुदायिक विकास लाने के लिए अलग अलग कार्यक्रम चलाए गए थे, है ना। तो ये पहले क्या कब शुरू हुआ था, तो अब देखोगे तो ये 1952 में स्टार्ट किया गया था, लगभग 1953 से स्टार्ट हो गया था। और पहला तो 3 चरण में हुआ था, ये 3 चरण 1 में जो है 2 और 3 चरणों में इसको मतलब कंप्लीट किया गया था। पहले को नाम दिया गया था राष्ट्रीय विस्तार सेवा, ठीक है। आप खुद पढ़ना, हर जगह अवेलेबल है, इंटरनेट पे होगा। और फिर है गहन सामुदायिक विकास परियोजना, ठीक है। और तीसरा है इसके बाद जो है गहन विकास के बाद का जो चरण जो लाए गए थे उसको तीसरे चरण में सम्मिलित किया गया था, है ना। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी समुदाय विकास के पहले, तो समुदाय विकास से बताया आपको, गहन सामुदायिक विकास परियोजना जो लाया गया था उसके पहले कौन सा था, उसके पहले कौन सा है, देखो राष्ट्रीय विस्तार सेवा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा ये, है ना।
है ना, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप सब समझ गए होंगे। और अगर ये समझाने के बावजूद अगर कोई क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है या कोई टॉपिक बाकी रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं दोबारा से बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में और भी क्वेश्चंस आएंगे और साथ ही साथ इसमें धीरे धीरे हम टॉपिक भी कल ऐड करते चलेंगे। थैंक यू।